तो दोस्तों आज लेकर के मैं आया हूं आपका सेट नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी क्या है कि आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो फटाफट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट का आपका जो है आंसर की और स्कोर कार्ड जल्द ही प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट दे लीजिए, क्योंकि आज हम स्कोर कार्ड भी लेकर के आए हैं। पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। दोस्त मॉक टेस्ट दिया कीजिए, जो लोग अभी तक नहीं दिए हैं फटाफट दे लीजिए। जल्द ही आपका एक न्यू लिंक भी एक्टिव होने जा रहा है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, बस कुछ ही देर में आपका जो है क्या होगा कि मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा और स्कोर कार्ड हम अभी आपको बोर्ड पे दिखा देते हैं। टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देंगे और यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब है उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो दोस्त ध्यान रखिएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो का जो है आपका क्या है कि 12वां सेट है, 11 सेट आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। पीडीएफ कितना प्रोवाइड करा दिए हैं तो 9 आई थिंक 9 प्रोवाइड मैंने करा दिया, 2 सेट बच गया है 10 और 11 का, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। बार बार लोग पूछ रहे हैं दोस्त कि फिजिक्स का पीडीएफ कब आएगा। दोस्त फिजिक्स का क्लास तो खत्म हो ही गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है। उसमें भी आपका 40 सेट मिला था, पता है ना। 40 सेट में 800 क्वेश्चन दिए थे, उसका भी पीडीएफ तैयार हो गया है। दोस्त ध्यान रखिए, जल्द ही आपके सामने क्या होगा कि पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे ही पीडीएफ पूरा फाइनल हो जाएगा हम आपको यहां पे सूचना दे देंगे कि पीडीएफ तैयार हो गई है, प्लस टेलीग्राम पे भी आपको दे देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पे भी अपलोड कर देंगे। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम से अगर जुड़ जाइएगा तो वहां से आप ले लीजिएगा। 800 क्वेश्चन है दोस्त, 800 क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो फिजिक्स का उससे बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया है। दोस्त अगर 40 वीडियो जो 40 सेट मैंने दिया है फिजिक्स का, अगर 40 वीडियो आप देखने लग जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि डे बाय डे जो है जितने भी वीडियो आ रहे हैं पर डे मैं लेकर के आता हूं चैप्टर वाइज, तो क्या कीजिए कि डे बाय डे देख करके फिनिश कर दीजिए। कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसी समय नोट्स को तैयार कर लीजिए, ताकि बाद का टेंशन न रहे। पीडीएफ तक है प्रोवाइड कर ही देते हैं, 1-2 दिन बाद आ ही जाता है। तो क्या कीजिए अभी बना लीजिएगा, वो सही रहेगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम जो है बस आपको जैसा कि टेंटेटिव डेट जो है अक्टूबर नवंबर बता रहा है, लेकिन दोस्त ध्यान रखिए टेंटेटिव डेट है, वो फाइनल डेट नहीं है। हो सकता है दोस्त कि एग्जाम आपको उससे पहले ले लिया जाए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हो सकता है, मे बी चांस आपको गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं देगी, ज्यादा देर नहीं करेगी। जितना जल्दी होगा एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और हम जितना जल्दी होगा दोस्त आपको चैप्टर बाय जो है जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले के लिए है जल्द फिनिश करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं अब गैप नहीं करूंगा, डेली पर डे आपका वीडियो आता रहेगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, आप वहां से अपना देखते रहिएगा और नोट्स तैयार करते रहिएगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं अभी तक दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो आप, तो फटाफट कर लीजिए। मात्र 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि सबको चांस नहीं मिलता है। एक बार अगर चांस मिला है दोस्त आपको तो उसको ध्यान रखिए। मैं अपनी यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, वैकेंसी की बात कर रहा हूं। चांस मिला है, तैयारी कर लीजिए, जहां से नॉलेज मिल रहा है वहां से ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा। चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा बाद में, लेकिन अभी कर लीजिए, मैं ये कहूंगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करते हैं कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं दोस्त, उससे पहले जो लोग मॉक टेस्ट 9 यानी मॉक टेस्ट 9 जो दिए हैं उनका स्कोर कार्ड हम इसमें बता देते हैं कि कौन कितने नंबर पे है, कितना % लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं उसका हम कर देते हैं। जो क्या है जेनेटिक्स से, अनुवांशिकता से चल रहा है। 3 सेट आज इसका होने वाला है अनुवांशिकता का, तो ये आज सेट जो है अनुवांशिकता का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किन्होंने कितना मार्क्स लाया है, और एक नई लिंक जल्द ही आपका एक्टिव भी हो जाएगा, वहां से आप मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, पहले दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, इसमें जो है आपको दे दिया है, सबसे नंबर फर्स्ट पे है गौतम कुमार पटना से। जी हाँ, इन्होंने 70% मार्क्स लाए हैं, वो भी 20 में 14 नंबर लेकर के आए हैं, 70% मार्क्स है इनका। ठीक है, देख लीजिए इसमें
70% मार्क्स है, 14 नंबर लेकर के है 20 में। अच्छा है साइंस दोस्त, थोड़ा टेस्ट मुझे पता है कि ये थोड़ा हार्ड था। आंसर की भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे है, देख लीजिए कि महिमा सागर। जी हाँ, ये रेगुलर कैंडिडेट है, ये हमेशा जो है क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं। शायद कभी बीच में जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, रेगुलर देते हैं। ये भी इनका अच्छा है कि चलिए ठीक है, 13 नंबर लेकर के आए हैं 20 में, 65% है, बहुत अच्छा है। मेहनत कीजिए महिमा जी, बिल्कुल आएगा रिजल्ट आपका। और गौतम भाई आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर देख लीजिए कि फैज, जो बिहार से ही है। बिहार में दोस्त कहां से हो ये पता नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देते तो पता लग जाता। बिहार और डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिए, या जो भी स्टेट है उसके ब्रैकेट में आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दीजिएगा तो पता लग जाएगा। चलिए ये जो है लेकर के कितना आए हैं, 60% लेकर के आए हैं और 12 नंबर लाए हैं 20 में। अच्छा है, थोड़ा टेस्ट, ये मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड था, मुझे पता है, इसलिए लोगों ने थोड़ा सा कम मार्क्स गेन किए। कोई नहीं, कम नहीं है, ये कम नहीं है, अच्छा है। उसके बाद देख लीजिए कि आपका जो है सौरभ भाई, सौरभ भाई बिहार से है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देते तो बेटर था। फैज भाई और सौरभ भाई थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए, थोड़ा नहीं पूरा मेंशन कीजिए। चलिए तो इन्होंने भी क्या किया है कि 12 मार्क्स लेकर के आए हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सौरभ भाई और फैज भाई आप दोनों ने क्या किया है कि 60% लेके आए हैं, फिर भी आपको सौरभ भाई को फैज भाई से नीचे रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि फैज भाई जो है सौरभ भाई से क्या है कि कम समय में 12 नंबर लाए हैं। फैज भाई किन से? सौरभ भाई से, ठीक है, जल्दी अटेम्प्ट कर दिए थे, इसलिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको सजाया गया है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हमें ऊपर रख दिया गया है, नीचे रख दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि पवन मेलखानी, ठीक है। पवन मेलखानी जी आप लोकेशन मेंशन किया कीजिए। आप एक बार भी मिस कर दिए थे, अगले बार से हम हटा देंगे नाम अगर लोकेशन मेंशन नहीं हुआ तो। ये लाए हैं 55% लेकर के आए हैं, 11 नंबर है 20 में है। अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि अनूप कुमार, ठीक है। अनूप कुमार है जो क्या, अनूप कुमार, हाँ नहीं अनूप कुमार, हाँ अनूप कुमार, इसमें जो है पवन मेलखानी, पवन मेलखानी का तो बता ही दिए। पंकज कुमार जो सुल्तानपुर से है, जो 55% लेकर के आए हैं, 11 नंबर इनका भी है। अच्छा है स्कोर दोस्त, मेहनत कीजिए। अनूप कुमार जो आपका क्या है कि गाजीपुर से है, यूपी में उत्तर प्रदेश लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है दोस्त। इसी तरह से मेंशन क्या कीजिए, सही लोकेशन मेंशन करते हैं, इनको पता लगता है, जो देखते हैं उनको भी तो पता लगेगा ना कि लोग कहां से दे रहे हैं। दोस्त इंटरेस्ट होता है, वो लोग भी मॉक टेस्ट देंगे, इसलिए लोकेशन मेंशन कीजिए, नाम मेंशन कीजिए, सही है। ये भी 55% लेकर के आया है, ठीक है, 11 नंबर यानी कि 20 मार्क्स में, ध्यान रखिएगा। तो दोस्त इसी तरह से क्या कीजिए कि लोकेशन का नाम मेंशन कीजिए। अब जो है क्या है आपका कि डेली जो है चलने वाला है मॉक टेस्ट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए आपको गौरव, गौरव जी क्या कीजिए कि आप लोकेशन मेंशन कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए, ठीक है। गौरव दे दिए है, देख लीजिए इनका परसेंटेज है, रेखा है बॉक्सर से, ठीक है। रेखा जी बहुत अच्छा है, कम से कम लोकेशन मेंशन की है बॉक्सर से, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया है कि देख लीजिए 55% है, 50% है, 10 मार्क्स से लेकर के है 20 में। अच्छा है योगेंद्र, ठीक है, जलगांव से है दोस्त, सही है, मेंशन किए हैं। लोकेशन बहुत अच्छा लगता है कि लोग कहां कहां से दे रहे हैं, ये अच्छा लगता है मुझे। आप सबको भी लगता है ना कि हाँ लोग एक्टिव है, ये चीजें लगता है। देखिए ये इन्होंने भी क्या किया है कि योगेंद्र जी जो है 50% लेकर के हैं, यानी 20 में 10 मार्क्स लेकर के आए हैं। रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से है, ये भी क्या लेकर के आया है, देख लीजिए ये भी है आपका 50% यानी 10 में 10 नंबर लेकर के आए हैं। अजीत कुमार जो सिवान से है, जो बिहार से है दोस्त, ये भी जो है क्या है 50% लेकर के आए हैं, 10 मार्क्स लेकर के आए। उसी तरह से आपका देख लीजिए वरुण कुमार जो भोजपुर से है दोस्त, ये भी क्या है कि 45% लाए, यानी कि 9 नंबर लेकर के आए हैं 20 में दोस्त। इसी तरह से जो है आप मॉक टेस्ट दीजिए, एक नया लिंक एक्टिव हो गया है, आप वहां से जाकर के दे दीजिएगा। चलिए उसी तरह से आपको बताते हैं कि आपको बता ही देते हैं थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए प्रिया, प्रिया समस्तीपुर से है, ये भी जो है 45% लेकर के आए हैं, 9 मार्क्स लाए हैं, ठीक है। अच्छा है, आप दीजिए मॉक टेस्ट, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, कोई नहीं आ जाएगा, अभी समय है, मेहनत कीजिए, लगातार वीडियो देखा कीजिए, अभी टेस्ट चल रहा है। किरण, किरण दे दी है सीकर से, सीकर यानी राजस्थान में पड़ता है, यहाँ 40% 8 नंबर लेकर के आई है। कोई नहीं बहन, आप क्या कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ा कीजिए, जितने भी बुक है आपके पास पढ़िए, और जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं उसको भी आप पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए, जो पीडीएफ देता हूं उसे भी पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे इसमें है, मैं कहां तक के नाम दिखाऊंगा आपको, जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे स्कोर कार्ड आपको जो है पीडीएफ वहां पे जो है प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप हमको लेकर के चलते हैं, आपको जो
20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका नाम नहीं लिया हूं दोस्त। क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले पाया हूं। चलिए आपका जो है क्या करता हूं कि जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जेनेटिक्स से, उससे हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। इसमें दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप घुमा घुमा के भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, कह दिया है इसमें कि आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। और देख लीजिए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो पूछा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि चार्ल्स डार्विन, दूसरा नंबर दे दिया है कि ग्रेगर मेंडल, तीसरा नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा नंबर आपको दे दिया है कि ऑटो हेन। दोस्त कौन है जो आधुनिक अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, ये सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते होइएगा कि आधुनिक अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल का कहा जाता है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पर क्या किया था, अध्ययन किया था और एक नए जेनेटिक्स का खोज किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी डैश से प्राप्त होती है। ठीक है, मनुष्य में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो किससे प्राप्त होती है, ये कहा जा रहा है, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। पुरुष और महिला अगर कहता तो क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन बनेगा, आपको हम बता देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले तो जान लीजिए कि पुरुष में जो है एक्स क्रोमोसोम, तो पुरुष में क्या क्रोमोसोम होता है। अगर आप पिछला दो वीडियो देखे होइएगा जेनेटिक्स का, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पुरुष में कौन से जो है क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और महिला में कौन सा क्रोमोसोम मौजूद होता है, ये तो पता होगा। तो ध्यान रखिए, पुरुष में जो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, महिला में जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहां पे कह रहा है कि पुरुष में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिए ये जो क्रोमोसोम होता है दोस्त वो माता से प्राप्त होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए कि कैसे होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे क्या है कि पुरुष में जो है क्या होता है कि आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है और महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स पुरुष से अगर क्या हो, पुरुष से आपका जो है क्या होगा, पुरुष से जो है एक्स क्रोमोसोम निकलेगा, महिला से एक्स क्रोमोसोम निकलेगा, तो एक्स एक्स होगा। और जब एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर मिल जाए तो ये तो लड़की का जन्म होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुरुष, तो पुरुष कब होगा, जब क्या होगा, पुरुष से वाई क्रोमोसोम निकलेगा और महिला से एक्स क्रोमोसोम, तब पुरुष का जन्म होगा, यही ना होता है। तो ये पुरुष से वाई क्रोमोसोम निकलेगा और महिला से एक्स, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम लड़के की बात कर रहा है, पुरुष की बात कर रहा है कि पुरुष में किससे आता है। तो लड़का अगर जन्म ले रहा है तो पिता से तो वाई क्रोमोसोम आएगा और माता से एक्स क्रोमोसोम, तो कौन एक्स क्रोमोसोम दिया, माता ने दिया, इसलिए माता मेरा क्या था कि ऑप्शन करेक्ट था। अगर यही लड़की की बात करता तो पुरुष भी एक्स क्रोमोसोम देता और यहाँ पे माता भी जो है, स्त्री जो है वो भी एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम का साझा करता, तब जाकर लड़की जन्म होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पुरुष की बात किया है तो पुरुष में फादर जो होगा वो वाई क्रोमोसोम देगा और जो है माता जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम देगी। ठीक है, तो क्रोमोसोम एक्स जो है किससे प्राप्त हुआ, माता से। लड़की में दोनों से होगा एक्स क्रोमोसोम, लड़की की अगर बात करता तो, महिला की बात करता तो। ठीक है, तो दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि माता पिता से संतान में क्या होता है कि शारीरिक या मानसिक गुणों को संचार को क्या कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, माता पिता के जो संचार होता है उसका जो मतलब माता पिता से जो बच्चों में जो जाता है ना, शारीरिक या मानसिक जो भी गुण जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है वंश दे दिया है, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि क्रमिक विकास दे दिया है, तीसरा नंबर रूपांतर दे दिया है, चौथा नंबर अनुवांशिकता दे दिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि माता पिता का कुछ लक्षण या गुण जो है बच्चों में चला जाता है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं ना, कहता है ना कि ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। क्या है, जेनेटिक्स। अगर बाल झड़ रहा है, जैसे कि मेरा झड़ रहा है, तो अगर बाल झड़ रहा है तो क्या है कि अगर आपके पिताजी का या मम्मी का बाल झड़ रहा है तो आपका जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, ये सुधार नहीं किया जा सकता। तो बहुत ऐसे लक्षण होते हैं जिसका सुधार नहीं होता है या जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है, जो एक क्रमागत रूप से आगे बढ़ता जाता है, वंश में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर अनुवांशिकता जो देख रहे हैं वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है,
कलर ब्लाइंडनेस तो समझे होइएगा, नहीं देखे समझे होइएगा तो हम वीडियो इस पे बना रखे हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए, तो वो देख लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि आप कलर पहचानने में असक्षम होते हैं। ये गुण जो होता है बच्चों में क्या होता है कि अपने आप नहीं आता है, बल्कि क्या होता है कि ये जेनेटिक्स होता है, पूर्वजों से होते हुए चलता आता है, वंशों तक के आगे बढ़ता रहता है, तो इसका कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है, इसको ध्यान रखिएगा ये चीजें। या कभी कभी होता है ना कि फेस पप्पा के जैसा मिल गया, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक्स से ही चलता आ रहा है आगे, तो ये पापा की तरह या मम्मी की तरह जो है फेस मिलते चले जाना, थोड़ा बहुत जो है हूबहू मिलते, बाद में धीरे धीरे लॉस होता है, लेकिन क्या होता है कि मिलता चला जाता है, ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। तो इस चीज को समझिए, यही चीजें इसमें कह रहा है, तो ये जेनेटिक्स की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त। इसमें दे दिया है अगला क्वेश्चन में आपको कि निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा जो है एक अनुवांशिक का विकार है। ठीक है, इसमें से जो दे दिया है ये कौन सा रोग जो है ये जेनेटिक्स रोग है जो पूर्वजों से होते हुए वंशागत चली जाती है। पहला नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है कि थैलेसीमिया, दूसरा रतौंधी, तीसरा आपको दे दिया है इसमें एनीमिया, और चौथा दे दिया कैंसर। दोस्त कौन सा रोग है जो पूर्वजों से होकर के बच्चों तक के चला जाता है, वंशागत चलती रहती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है थैलेसीमिया जो देख रहे हैं फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। यही क्या है कि वंशागत होता है जो वंश से चला जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थैलेसीमिया वंशागत होता है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम होता है, ये चलता चला जाता है, तो इसको कभी हम क्या कर सकते हैं कि सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन कहने का मतलब कि म्यूटेशन, जीन का म्यूटेशन, परिवर्तन होना, म्यूटेशन होना। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि प्रजनन के कारण हो सकता है, या दूसरा दे दिया है कि प्रोटीन के अनुक्रम परिवर्तन के कारण हो सकता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि नाइट्रोजनो क्षारों के अनुक्रम परिवर्तन के कारण हो सकता है, या चौथा आपको दे दिया है कि हार्मोन के एंजाइम के जो स्राव होता है, बहाव होता है, उसके कारण हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जीन में जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन जो होता है, वो जो होता है दोस्त थर्ड नंबर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम परिवर्तन, उसके कारण क्या होता है कि आपका जो है जीन का म्यूटेशन हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछता है ये कभी कभी, तो इसको हमें क्या करना है कि ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डैश डैश उत्परिवर्तनीय यानी कि म्यूटेशन। ठीक है, आपका दे दिया है कि अनुवांशिक नहीं होता है। तो कौन सा जो म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है, जेनेटिक्स नहीं होता है, जो एक पूर्वजों से लेकर के बच्चों तक नहीं जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि विलोपन, दूसरा नंबर दे दिया है कि प्रविष्ट, तीसरा नंबर प्रतिलिपिकरण दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि दैहिक। क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा ये आपका फोर्थ नंबर दैहिक होगा। दैहिक जो होता है, म्यूटेशन जो होता है, वो अनुवांशिक नहीं होता है। किसी के कारण जो है क्या होता है कि आपके शरीर में वो दैहिक म्यूटेशन हो सकता है, ये पूर्वजों के कारण नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दैहिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी, ठीक है, जो F1 पीढ़ी के प्रभाव में रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वह क्या कहलाता है ये बताना है। ठीक है, F1 पीढ़ी का प्रभाव जो दिखाता है, लक्षण भी दिखाता है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है, वो क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है प्रबल, दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि अनुवांशिक, तीसरा प्रतिसार, और चौथा आपको दे दिया है इसमें कि उपयुक्त में सभी। क्या होगा? मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, सभी नहीं होगा। समझिए इस चीज को। F1 पीढ़ी में क्या किया गया था, पहले ये चीजें समझ लीजिए। जो मेंडल साहब थे, F1 पीढ़ी में क्या किया गया था, दो पौधे लिए थे, उनका क्रॉस प्रजनन कराया था, जिसमें पौधे के विकास के बारे, एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, दोनों का क्रॉस प्रजनन कराया था, जिसमें क्या हुआ था कि 25% जो है क्या है कि लंबे पौधे बने थे। ठीक है, लंबे पौधे, 50% जो है न बौना बना न लंबा बना, बीच का बना, मीडियम साइज का बना, और फिर 25% जो है सबसे बौने बने थे। तो ये था F1 पीढ़ी का आपका प्रयोग मेंडल साहब का। तो उसमें क्या मतलब कि रूप देखा गया था ये बताना है। तो ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर प्रबल, वही देखा गया था। ठीक है, वही प्रबल था, तो वो चीजें देखा गया था, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेंडल के नियम तब लागू होते हैं जब, क्या होता है मेंडल के लागू कब लागू होंगे ये बताना है। तो पहला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि माता पिता शुद्ध प्रजनन में हो तब मेंडल का लागू होगा, ये उनका प्रयोग जो है वो। या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि पेरेंट यानी कि माता पिता जो है क्या कि कोडोसिडेंट है, कोसिडेंट है, मतलब अचानक मिले हो माता पिता, ये कोडोमिनेंट दे दिया, अच्छा हाँ कोडोमिनेंट दे दिया ये। तीसरा नंबर दे दिया है आपका कि करेक्टर क्या है कि रिसेसिव है, ये हो सकता है। या चौथा दे दिया कि करेक्टर लिंक किए गए हैं। तो दोस्त क्या होगा, तो देखिए मेंडल साहब का जो प्रयोग होता है वो तब लागू होता है, उन्होंने जो प्रयोग किया था, जैसे कि एक बौना पौधा लिया था, एक लंबा पौधा हुआ था, उनका क्रॉस प्रजनन कराया था, तो उन्होंने क्या किया था कि जो लंबा पौधा था वो शुद्ध लिए थे, बिल्कुल प्योर था। उसके बाद बौना पौधा भी लिए थे तो वो भी शुद्ध था, वो भी प्योर था। तो दो जनक थे जिनमें माता पिता कहिए उसको क्रॉस प्रजनन कराया था। तो ये तभी लागू होता है जब क्या होता है कि शुद्ध होना चाहिए प्रजनन, वो भी माता पिता का, तब जो है ये मेंडल साहब का नियम अप्लाइड होगा उस पर, नहीं तो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट नंबर जो आप मेरा ऑप्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि माता पिता क्या होना चाहिए, शुद्ध प्रजनन होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा कि अप्लाइड होगा। अब ये बात समझ लीजिए, थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है ये चीजें, F1 पीडी का जो है आपका रेशियो पूछ देता है, F2 पीडी का रेशियो पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मेंडल साहब ने जब क्रॉस प्रजनन कराया था तो वो बौना पौधा लिया था, लंबा पौधा लिया था, उसके बाद दोनों का क्रॉस प्रजनन कराया था जो फिनेटाइप था, ठीक है फिनेटाइप था। उसमें क्या हुआ था कि 25% आपका क्या है कि आप देख लीजिए, इसमें क्या था कि 25% आपका क्या कि लंबे पौधे हुए थे जब क्रॉस प्रजनन कराया था। उसके बाद जो है आपका क्या 50% क्या हुआ था कि न बौने हुए थे और न लंबे हुए थे, वो मीडियम साइज के पौधे उगे थे, ठीक है। और तीसरा जो हुआ था वो 25% जो है बौने पौधे आ गए थे, ठीक है। तो ये F1 पीढ़ी का क्या था कि प्रयोग था मेंडल साहब का, उसका जो रेशियो था वो 3:1 में था, वो फिनोटाइप का रेशियो ये था। लेकिन F2 पौधे ने क्या किया गया था, आप समझ लीजिए, F2 पौधे का जो जनरेशन था उनका जो फिनोटाइप था उनका रेशियो था 9:3:1 के अनुपात में था, ध्यान रखिएगा 9:3:1 ये रेशियो में था। F1 का 3:1, F2 का 9:3:1, ध्यान रखिएगा, ये रेशियो पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए आ रहा गया इसमें क्वेश्चन कि F2 जो है दे दिया है इसको जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। देखिए आपको हम बता दिए, ये पूछता है क्वेश्चन फिनोटाइप, देख लीजिए कई बार पूछा भी गया है। तो ये फिनोटाइप का इसका जो है F2 जनरेशन का पूछा जाता है, तो इसका जो रेशियो था आपको हम बता ही दिए हैं। तो ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं 9:3:3:1 ये रेशियो था, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्त ध्यान में रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है आपको कि एलील होते हैं, क्या होता है एलील ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं एलील क्या होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे दिया है इसमें कि एंजाइम के वैकल्पिक रूप होता है एलील जो होता है, या जीन का वैकल्पिक रूप होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप होता है, या चौथा दे दिया है कि अपूर्ण प्राबल्य का रूप होता है, क्या होता है ध्यान रखिएगा। बहुत गर्मी है भाई, ध्यान रखिए इसमें। इसमें जो आपका एलील जो होता है दोस्त वो होता है आपका सेकेंड नंबर, जीन का वैकल्पिक रूप होता है एलील जो होता है सो, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा एलील। समझिए इस चीज को, जब एलील होता क्या है कि जब एक ही जीन दो अलग अलग लक्षण मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा, जब एक ही जीन में क्या होगा कि दो अलग अलग लक्षण मौजूद होता है तब उसको एलील कहा जाता है, ठीक है। और इसी को क्या कहता है, जीन का वैकल्पिक रूप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण दिखाई देता है उसी को एलील कहते हैं। एलील समझना जरूरी है इसलिए आपको बता रहे हैं। और इसी को क्या कहता है कि वैकल्पिक रूप कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि डैश विज्ञान की वह शाखा है,
ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता की सुधार करना है। ठीक है, मानव जनसंख्या की गुणवत्ता को सुधार करना है। तो विज्ञान की किस शाखा में ये किया जाता है, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, कई बार पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मेरा दे दिया है इसमें कि एपिजेनेटिक्स कहलाता है या जैव प्रोकैरियोटिक्स कहलाता है, प्रायोगिक दे दिया है ना। तीसरा दे दिया है कि यूजेनिक्स कहलाता है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि जेनेटिक्स कहलाता है। तो दोस्त विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य होता है कि मनुष्य या किसी भी मानव जनसंख्या का क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता को सुधार करना होता है, वो जो कहलाता है यूजेनिक्स कहलाता है। ध्यान रखिए, क्या कहलाता है, यूजेनिक्स। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यूजेनिक्स। इसी के थ्रू क्या होता है कि मानव जनसंख्या के गुणवत्ता की सुधार की जाती है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, इसका आपको ये चीजें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है ये अनुवांशिक के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि आमतौर पर मेडेलियन दे दिया। अच्छा, आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाता है। दोस्त ये घुमाकर पूछने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी क्या दे दिया है कि आपको दे दिया है, लेकिन आपको एक दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए, दिया हुआ है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या होता है। वंशाक्रम अनुक्रम की इकाई कहता है, इकाई छोटी रूप। ठीक है, तो देखिए मेडेलियन कह दे कारक या वंशानुक्रमण की इकाई कह दे, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से पूछा जाता है, लेकिन क्या है कि घुमा के पूछ देता है, तो आपको पकड़ना है ये चीजें। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है आपको कि सेंट्रोसोम का कहा जाता है, या दूसरा जीन कहा जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि डीएनए कहा जाता है, या चौथा क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर मेडेलियन या वंशाक्रम जो है की इकाई, वंशाक्रम इकाई क्या होता है, तो वंशाक्रम होता क्या है कि डीएनए एक रूप से दूसरे रूप में जब जाती है तो वही तो वंशाक्रम होता है, लेकिन डीएनए नहीं होगा इसमें ऑप्शन। डीएनए का इसमें कह दिया है इकाई कहता है, तो डीएनए का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो दोस्त डीएनए का सबसे छोटा भाग जो होता है ना वो जीन होता है, और उसी को वंशानुक्रम के इकाई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वही क्या करता है, सारा इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है, उसी के थ्रू जो है लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो ये चीज है, तो इसमें जो मेरा ऑप्शन होगा वो सेकेंड नंबर क्या होगा कि जीन होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। डीएनए तो होता है सूचना का भी भंडार इसको कहा जाता है, लेकिन लाता कौन है सूचना, तो जीन। तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्त इसमें दे दिया कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। जी हाँ, मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। आम के पौधा, इमली के पौधा, बहुत सारे पौधा थे, है ना, उसको भी चुन सकते थे, लेकिन मटर के पौधे को ही क्यों चुना था मेंडल साहब ने, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि उपयुक्त सभी विकल्प। भाई उपयुक्त सभी विकल्प का ऊपर है या नहीं है, कुछ उपयुक्त दे दिया है। चलिए कोई नहीं, नीचे देख लेते हैं, बाकी देख लेते हैं। दूसरा नंबर दे दिया है कि वे सस्ते थे, मटर के पौधे सस्ते थे इसलिए मेंडल साहब ने मटर के पौधों को चूज कर लिया होगा, या वे आसानी से उपलब्ध थे, जहां तहां खेतों में मिल जाता है, उखाड़ करके लिया प्रयोग कर लिए। ये हो सकता है कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, घर के आसपास भी मिल जाते हैं, घरों में उगा सकते हैं, ये हो सकता है। या फोर्थ नंबर देख लीजिए कि उनमें विषम देखने वाले गुण थे। तो दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब ने मटर के जो पौधों चूज किया था वो किस कारण चूज किया था। उन्होंने ऐसे बहुत सारे पौधे देखे थे, उनपे भी उन्होंने किया था, लेकिन उनमें जो सटीक गुण मिला था वो था फोर्थ नंबर, यानी कि उनमें विषम गुण जो है देखा गया था। ठीक है, इसलिए क्या किया गया था कि मेंडल साहब ने मटर के पौधों का चयन किया था, वरना बहुत सारे पौधे थे उसका भी चयन कर सकते थे उन्होंने। तो देख लीजिए, ये मेंडल साहब है, मेंडल साहब मटर पर खोज कर दिए थे, मटर पर मतलब कि जेनेटिक्स का प्रयोग कर दिए थे। ठीक है, अब क्यों किए थे, क्योंकि मटर में क्या होता है कि ये चीजें होता है विषम गुण देखा गया था, ये समझ लीजिए। अब देखिए इस चीज को कि उनकी आयु जो होती है, मटर की जो आयु होती है क्या होती है, 3 से 4 महीने में उग जाती है। इसके कारण भी होता है उनकी पीढ़ियां जो होता है अध्ययन करने में भी आसानी होती है। 3-4 महीने में वेट किए, उसके बाद जो आराम से उस पर अध्ययन किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि नर और मादा जनांग जो होता है एक ही पुष्प में होता है, मटर का जो पौधा होता है उसमें मादा और नर दोनों एक ही में आता है। ठीक है, तो इस वजह से भी उन्होंने चूज किया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, पीडीएफ में आपको दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी देख लीजिए टाइम कम है इसलिए आपको हम बता देते हैं ये चीजें। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, इस सब चीजों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज लास्ट जेनेटिक्स का चल रहा है, फिर एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर के हम आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए कि विविधता डैश है। विविधता एक डैश है, मतलब क्या है विविधता। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि एक ही, क्या दे दिया है कि, हाँ दे दिया है कि एक ही प्रजाति के व्यक्ति के बीच अंतर है, या दूसरा दे दिया है कि एक ही माता पिता के क्या है कि संतानों की अंतर होती है, या उपयुक्त में सभी होती है, या चौथा नंबर आप देख लीजिए, चौथा नंबर माता पिता के संतानों के बीच अंतर होती है। तो दोस्त जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो ये कह रहा है उपयुक्त सभी है, इसको नीचे रखना चाहिए था, ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जितने भी आपको दिया गया है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी है, विविधता डैश होती है, तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियां, ठीक है, विभिन्न आबादियों के बीच की दे दिया है कि जीन की आनुवंशिकता विभिन्न डैश कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहा जाता है, एक ही प्रजाति के आबादियों के बीच जो है क्या है कि आनुवंशिकता की भिन्नता होती है, आनुवंशिकता भिन्नता होती है, तो वो क्या कहा जाता है, डैश कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि पारिस्थितिक विविधता कहलाती है, या जैव विविधता कहलाती है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया कि प्रजाति विविधता कहलाती है, या चौथा दे दिया कि आनुवंशिक विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है, तो देखिए जब एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादी जो होती है उसके बीच जो है जेनेटिक्स में जो डिफरेंट होती है, अंतर जो होती है, वो जो कहलाती है दोस्त, वो फोर्थ नंबर आनुवंशिकता विविधता कहलाती है। मतलब कि जेनेटिक्स में अलग अलग मतलब रूप पाया जाता है, विविधता होती है, डिफरेंट होता है, तो ये जेनेटिक्स डिफरेंट होता है ये चीजें, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेंडल ने किस आधार पर, ठीक है, मेंडल ने किस आधार पर दे दिया है कि युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था। ठीक है, किस नियम पे शुद्धता का नियम दिया था। कहे थे ना मेंडल साहब ने कि जो क्रॉस प्रजनन कराते हैं वो दोनों शुद्ध रूप से होना चाहिए, चाहे माता हो या पिता हो, दोनों क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो किस आधार पे इन्होंने ये चीजें कहा था, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि पश्च संकरण यानी कि बैक क्रॉसिंग की वजह से, या द्वि संकरण यानी कि हाइब्रिड क्रॉसिंग की वजह से, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस की वजह से, या चौथा आपको दे दिया है इसमें एक संकर संकरण की वजह से, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। तो ध्यान रखिएगा इसमें मेंडल साहब ने शुद्धता की जो बात कही थी वो इसमें फोर्थ नंबर में मेरा ऑप्शन जो है वो सही है कि एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वजह से। ठीक है, कि हाइब्रिड अगर नए पौधे लाना है आपको तो क्या करना है कि दो जो क्रॉस करवाइएगा दोनों शुद्ध होना चाहिए, ये चीजें मेंडल साहब ने कहा था। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए उन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे भी चयन किए थे, क्योंकि उनमें एक ही में माता पिता पा गए थे, उन्हें दूसरे पौधे की लाने की जरूरत नहीं था, तो उसी की वजह से किया गया था। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मटर के पौधे में कैरेक्टर रेसिन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये बताना है। मटर के पौधे में कैरेक्टर रेसिन दे दिया ना, कैरेक्टर रेसिन होते हैं, क्या होते हैं, तो देख लीजिए पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए कि बीज पीला, दूसरा हरी फल, तीसरा आपको दे दिया है कि राउंड सीड, राउंड बीज मतलब गोल बीज अंग्रेजी दे देता है, चौथा दे दिया है कि झुर्रीदार बीज क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें, तो मटर के जो पौधे का कैरेक्टर रेसिन जो होता है वो किसके मतलब क्यों होता है ये बताए, किस वजह से होता है। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन दे दिया है ये फोर्थ नंबर जो है झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो मटर के पौधे में जो कैरेक्टर रेसिन होते हैं वो झुर्रीदार बीज की वजह से होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दे दिया है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है कौन सा, तो ये तो सिंपल है, हम लोग तो जैसे पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी बता दिए थे कि पुरुष में कौन सा होता है, गुणसूत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें पहला नंबर देख लीजिए, ऑप्शन इसमें दे दिया है कि वाई गुणसूत्र होता है, या दूसरा दे दिया है कि 2x गुणसूत्र होता है, या तीसरा दे दिया है कि x गुणसूत्र होता है, चौथा में दे दिया है आपको कि x गुणसूत्र होता है। दोस्त पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरुषों में तो वाई गुणसूत्र होना ही है, बिना वाई गुणसूत्र के पुरुष नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, महिला है तो महिला में दोनों गुणसूत्र XX होगा, ये तो हमको पता है अच्छी तरह से। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि वाई गुणसूत्र पुरुष में होता है। ठीक है, ये कितना बार पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पुनर्जनन, ठीक है, का अर्थ होता है, पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि खोए हिस्से का प्रतिस्थापन होता है, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि छोटे खंड से जीव में पूरे शरीर का निर्माण होता है, तीसरा दे दिया है कि कलियों का निर्माण होता है, चौथा दे दिया है कि उपयुक्त में सभी विकल्प का होता है। तो ध्यान रखिए, पुनर्जनन का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपका सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा, कि छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये चीजें बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। देखिए इसमें दे दिया है कि मानव में नर युग्म में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है, ठीक है, मानव नर में जो होता है युग्म में कौन सा जो होता है वो गुणसूत्र का वाहक होता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, मानव की बात कर रहा है, ठीक है, नर की बात कर रहा है, मानव में भी नर की बात कर रहा है, ठीक है, मादा की बात करता तो अलग था, लेकिन नर की बात कर रहा है, तो आप खुद ऑप्शन देख सकते हैं कि क्या होता है नर में, मानव में, नर में क्या होता है, देख लीजिए। आपका जो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है वो होगा या तो एक्स या तो वाई, यही होता है। मानव में तो यही होता है, नर में दो ही गुणसूत्र मौजूद होता है, एक्स जो भाग लेता है लैंगिक तौर पे, ठीक है, लिंग के आधार पे, एक्स और वाई, या तो जब प्रजनन होगा या तो एक्स जाकर के भाग लेगा वाहक के रूप में महिला के अंडाणु से, ठीक है, या तो वाई गुणसूत्र जाकर के भाग लेगा, यही दो निकले जाएगा। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा। दोनों एक साथ नहीं जाता है, जब प्रजनन होता है, जब महिला और पुरुष के साथ जब प्रजनन होता है तो महिला का एक्स ही गुणसूत्र होता है, तो इसमें से एक से ही निकलेगा, लेकिन पुरुष में क्या होता है कि एक्स और वाई सूत्र होता है, गुणसूत्र होता है, तो या तो एक्स आकर के निकलेगा या तो वाई आकर के निकलेगा, यही स्पर्म के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। महिला की बात करता तब तो कोई बात नहीं है, दो एक्स होता है, कोई एक्स जाके निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे पुरुष की बात कर रहा है, नर की बात कर रहा है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्त क्या था कि ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक्स से मैंने क्या किया है आपको कि 3 सेट दे दिया है, यानी कि 60 क्वेश्चन दे दिया है। इस 60 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं, जेनेटिक्स से अगर क्वेश्चन डाला गया तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों सेट आप देख लीजिए, और जो चैप्टर वाइज सेट दे रहे हैं दोस्त उसे पढ़ा कीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनको आप मैं बता देता हूं दोस्त, अगर आप सीरियस है टेक्नीशियन के तैयारी के लिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए दोस्त दे लीजिए फटाफट, जल्दी लिंक बंद होगा, एक न्यू लिंक एक्टिव होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।